जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका IFPH द्वारा आयोजित वेबिनार के दैनिक श्रृंखला के 828वें हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना के साथ करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के वक्ता डॉक्टर MK साहनी सर हैं। डॉक्टर साहनी सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहनी सर बहुत ही माननीय, अनुभवशाली और प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, जिन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और क्लिनिकल सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर साहनी बहुत ही विनम्र और सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। इनमें आध्यात्म और भौतिकतावाद का बहुत ही सही समन्वय देखने को मिलता है। डॉक्टर साहनी का जन्म 17 सितंबर 1952 को हुआ था और ये प्रसिद्ध खोजकर्ता डॉक्टर बंधु साहनी के पुत्र हैं। बचपन से ही होम्योपैथी के वातावरण में पले बढ़े डॉक्टर साहनी ने DHMS की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के मार्गदर्शन में चिकित्सीय अभ्यास शुरू किया। बाद में उन्होंने बिहार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में 1979 में व्याख्याता के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने BBA मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से MD होम्योपैथी और फिर MUHS से PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय ट्रांसमिशन ऑफ होम्योपैथी ड्रग एनर्जी फ्रॉम अ डिस्टेंस है, जिसमें वे देश के एकमात्र विशेषज्ञ माने जाते हैं। डॉक्टर साहनी के पास 4 दशकों से भी अधिक का शिक्षण अनुभव है। उन्होंने अनेक छात्रों को UG और PG स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान किया है। उनकी विशेष रुचि होम्योपैथी फिलॉसफी, मटेरिया मेडिका और रिपोर्टरी में रही है। सिद्धांत को व्यवहार में उतारना उनकी विशेषज्ञता रही है। उन्होंने पटना में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साहनी ड्रग ट्रांसमिशन एवं होम्योपैथी RISDTH की स्थापना की, जो आज एक प्रमुख गैर सरकारी शोध संस्थान के रूप में कार्यरत है। वे सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के सदस्य और शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में 26 वर्षों तक होम्योपैथिक शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। 1986 में ही उन्होंने होमपैथ सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू कर दिया था। भारत में इसका प्रयोग करने वाले वे पहले होम्योपैथ बनने का गौरव प्राप्त किया है। बाद में उन्होंने रडार जैसे अन्य सॉफ्टवेयर में भी दक्षता हासिल की है। एक प्रभावी वक्ता के रूप में देश विदेश में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपना विचार प्रस्तुत कर चुके हैं। ये होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। एक दयालु और संवेदनशील चिकित्सक के रूप में डॉक्टर साहनी मरीजों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके मरीज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि रोटरी क्लब पटना मिड टाउन के अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटी, YMCA और अन्य संस्थानों के सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई लेख और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। हाल ही में उनका एक लेख जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्यू में प्रकाशित हुआ है, जो एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू जर्नल है। डॉक्टर साहनी सदैव अन्याय के विरुद्ध खड़े रहते हैं और जब तक समाधान न मिल जाए वे शांत नहीं बैठते। हम सब मिलकर डॉक्टर साहनी का वेबिनार में हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके गहन ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित होते हैं। वेलकम सर। इनके आज का वेबिनार का विषय द स्काई स्माइल बट द बॉडी साइज है। सर, आर यू देयर सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पीपीटी आपको सभी को दिखलाई पड़ रहा है? जी सर। ओके, तो थैंक यू। तो आज डॉक्टर श्रुति जी, आपने बहुत अच्छा लंबा परिचय दिया मेरा, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो विषय है मैंने मौसम के हिसाब से रखा है। चारों बगल बारिश हो रही है, पानी का मौसम है, मौसम बहुत ही सुहाना है, लेकिन तबीयत नासाज हो जाता है। तो मैंने कहा द स्काई स्माइल्स बट द बॉडी साइज, डिजीज रिलेटेड आज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। जो वर्षा ऋतु से संबंधित रोग जो है, उसमें होम्योपैथी का क्या अप्रोच हो सकता है, और हम लोग वर्षा ऋतु के क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसको देखते हैं। वर्षा ऋतु को ध्यान में रख करके किया गया है, और इस
प्रस्तुति को मैंने तैयार किया है। A drop of rains make a hole in the stone, not by violence but by oft falling. पानी को पत्थर में प्रवेश करते हुए देखा है? नहीं करता है, लेकिन क्या हुआ, जबरदस्ती करता है? नहीं करता है, लेकिन धीरे 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 वह उसके अंदर में पसीज करके चला जाता है। तो कहते हैं कि एक पानी का बूंद कितना नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, और उससे हम लोगों को कितना अच्छा अनुभूति होती है, इसका हम लोग का एहसास होता है। और उस समय में हमारे मन इतने आनंदित रहते हैं बरसात को देख करके। चारों ओर बादल की घटाएं हैं और चारों ओर यह है, घर में एक दुबके हुए हैं, अभी भी बारिश हो रही है चारों ओर, और काफी तेज बारिश का आज का मौसम भी है। और ऐसे में आपका मन काफी अच्छा रहता है, अच्छे खाने पकौड़े चाय खाने का मन करता रहता है। लेकिन इसके साथ ही शरीर कभी साथ न दे तो शायद ये हम लोगों के लिए एक अभिशाप होता है। आज के इस अ, न- वेबिनार में मैं जो विषय रखने जा रहा हूँ, एक संक्षेप है। इंट्रोडक्शन दूंगा और कॉमन डिजीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन में दूंगा। होम्योपैथिक फिलोसॉफी के विषय में, सीजनल इलनेस के संबंध में क्या है उसकी बातें करूंगा। कॉमन होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर रेनी सीजन पर जिक्र करूंगा, और प्रिवेंटिव लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर मेजर पर बात करूंगा, और कुछ केस स्टडीज भी मैं करूंगा। उसके साथ में कंक्लूजन और रेफरेंसेस होगा। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा, रेनी सीजन बहुत ही गर्मी के बाद में, एक गर्म मौसम के बाद में, जब बहुत अभी कुछ दिन पहले काफी वातावरण गर्म था, लू चल रहा था, और उसके बाद में एक अचानक ये बारिश तो शुरू हो जाता है, तो सभी के दिलों में बहुत ही एक सुखद सुकून सा महसूस होता है। लेकिन इसके साथ में एक बात और होता है कि हम लोग बहुत सारे वेरियस इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज से भी सफर करने लगते हैं। कारण क्या है? पानी का लगाव, काफी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बदलता रहता है। और इसके साथ ही बहुत सारे जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, वो हम लोगों के पनपते हैं। ये आर्टिकल जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें कॉमन डिजीज को जो है रेनी सीजन में, उसके विषय में बात करूंगा, और होम्योपैथिक प्रिंसिपल से हम इसका कैसे निराकरण करूंगा, इसकी बातें मैं करूंगा। मॉनसून डिजीज को कहते हैं फ्रीक्वेंट रेन्स। रेन्स मतलब बारिश हो रहा है, फ्रीक्वेंट। कभी मौसम धूप निकल रहा है, कभी छांव, उसी के बीच में बारिश, कभी ह्यूमिडिटी। ये काफी चेंजिंग स्कॉचिंग अच्छा होता है, वेलकम करने योग्य होता है गर्मी के बाद में। और अभी भी एक चीज आप देखते होंगे कि जब बारिश होने के पहले काफी उमस होता है, काफी गर्मी होती है, तो वैसे में आप चाहते हैं कि आपको राहत मिले, वैसे में आपको तुरंत अगर बारिश की बूंदें पड़ने लगे तो आपको एक सुखद एहसास होता है। लेकिन हेल्थ चैलेंजेस जो है उसके साथ में, जो कि वातावरण में उत्पन्न होता है, खास करके वातावरण के कारण, यहाँ पर कहूंगा कि आउटसाइड वेक्टर्स जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है, पानी जो इकट्ठे जगह जगह पर पानी इकट्ठे हो जाते हैं, उससे आपको इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और स्किन पर भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका काफी एक्सपोजर पैथोजेंस और अनहाइजीनिक कंडीशंस का होता है। तो हम लोग अपने होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से, जो हम लोगों का नियम है, लाइक योर लाइक्स सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर, उससे हम लोग सेफ, नेचुरल और हॉलिस्टिक अप्रोच मैनेज करने में हम लोग सफल हो पाते हैं सीजनल एलिमेंट्स के साथ। आइए हम लोग कुछ जो रेनी सीजन है, इसके कुछ इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है ना, इसको भी देखने का कोशिश करें। रेनी सीजन, इसको कहा जाता है मानसून भी बोला जाता है, और बहुत सारे दुनिया के अलग अलग जगहों पर, दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके समय होते हैं। इसका वातावरण अलग होता है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हेल्थ, ये सभी पर ये प्रभाव पड़ता है। इट इज ए टाइम वेन नेचर, ये ऐसा समय है जबकि प्रकृति जो है सो अपने आप को एक युवावस्था हासिल करता है, जहाँ से वाटर
का रिप्लेस होकर के और इकोसिस्टम आपका बदलता जाता है। एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस जैसा अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर हम लोगों का लाइफ लाइन है। हम लोग के कंट्री भारत में खास करके मानसून में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर बारिश ना हो तो अकाल पड़ जाता है, ये हम लोग का होता है। और 50% कल्टिवेटेड एरिया जो है सो आज भी देश में बारिश के पर ही आधारित है। और क्रॉप ग्रोथ ऐसे ये किसी भी आपके खरीफ है, धान है, मकई है, पल्सेस है, कॉटन है, शुगर केन है, उसके लिए जरूरी है। सॉइल में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए भी रेनफॉल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोगों को पानी पटाने का, किसान लोग को पानी पटाना बहुत बड़ा समस्या है। तो इस पानी को पटाने के लिए इनके पास में एक ग्राउंड वाटर पर नहीं डिपेंड रहना पड़ता है, आकाशीय वर्षा पर से ही डिपेंडेंट होते हैं। इससे इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल बैलेंस भी क्रिएट होता है। जैसे पानी का जो, जैसे तालाब है, नदी है, पॉन्ड्स है, लेक, झील है, उसमें जो पानी इकट्ठे रहते हैं उसमें पूरे साल पानी रहे, उसका बहुत ज्यादा भाग जो है तो आपको वर्षा ऋतु के कारण होता है। और इससे बायोडायवर्सिटी, ये आपके प्लांट्स के ग्रोथ में है ना, लाइफ साइकिल्स ऑफ इंसेक्ट्स। अब ये कहते हो कि हमको कीड़े मकोड़े हैं वह बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन उनका भी महत्व है, क्योंकि कीड़े मकोड़े, एम्फीबियंस और अदर जितने एनिमल्स हैं वो बायोडायवर्सिटी के पार्ट हैं, और उसको हम लोग हमेशा निकाल नहीं सकते हैं। उसके साथ में हम लोग जी सकते हैं। इसके साथ में जो आपके जंगल का आजकल पेड़ पौधे काटने का प्रचलन बहुत चलता जा रहा है। जंगलों को काट काट करके वहां से लकड़ियां ली जाती हैं, शहर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पूरा है। तो ये बारिश का मौसम जो है तो फॉरेस्ट को नेचुरल वेजिटेशन बनाने में और इम्प्रूव करने में और क्लाइमेट को स्टेबल बनाने में मदद करता है। रेनी सीजन के समय में क्लाइमेट और टेम्परेचर का रेगुलेशन जो होता है, तो आप महसूस कर भी रहे होंगे आप लोग कि गर्मी के बाद में एक जो आपका जो ज्वलनशील जो आपका समर का ये था, वो कितना आराम मिल रहा है आपको मन में। उसके बाद में आपका नेचुरल क्लाइमेट्स को मेंटेन होता है, जो कि इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने में काम आता है। और इसके साथ में हम लोगों का सांस्कृतिक और सामाजिक एक बहुत ज्यादा जुड़ाव है। जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। अभी हम लोग का हिंदू लोगों का पर्व आ रहा है, तीज है, रक्षाबंधन है, ओणम है, ये सब इसी समय में मनाया जाता है। इसे इसका मनाने के पीछे में हम इसका फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रिन्यूअल्स इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कल्चरल इंस्पिरेशंस बहुत सारे आप देखेंगे कवि आज इस मौसम में बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, म्यूजिक क्रिएट होता है, लिटरेचर्स बनते हैं, और पेंटिंग्स का भी विकास होता रहता है। कुल मिलाकर के ये एक आपको ऐसा वातावरण देता है नेचर का जो खूबसूरत है, ग्रीन लैंडस्केप, ब्लूमिंग फ्लावर्स, इसका जो है सो मन के काफी मनमोहक हो जाता है और टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट करता है। और इसके साथ में आपका जो कहते हैं मट्टी के सोंधा है ना, सोंधा मट्टी का जो मट्टी पर जो बारिश पड़ता है, जिसको कि पेटी कोल बोला जाता है, उसका सुगंध भी आपको बड़ा आनंद मिलता है। जिसे और बारिश के जो बूंदे टपकते रहते हैं, वह भी एक म्यूजिकल साउंड के रूप में हम लोग सुनाते हैं। ये हम लोगों के हम लोगों का मूड को बहुत ही विकसित करता है, जिससे हम लोगों के अंदर में सीजन का भाव भी पैदा होता है। इसके साथ में कुछ चैलेंजेज है बैलेंस्ड व्यू, है ना। चैलेंजेस क्या है? फ्लड भी आ जाते हैं। आज बहुत सारे एरिया तुरंत आप सुनने में आएगा कि यहाँ यहाँ पर बाढ़ आ गया, यहाँ पर बहुत जगह पर आ भी चुका है। पर्वतीय इलाके में जाइएगा तो लैंडस्लाइड्स का हो जाता है। फिर पानी शहरों में जहाँ की नाले का अच्छा प्रबंध नहीं है, वहाँ पर वाटर लॉगिंग शुरू हो जाता है और वहाँ पर बीमारियां फैल जाती हैं। लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अवेयरनेस एंड हेल्थ प्रिपेयरनेस कैन से इसको हम लोग दूर कर सकते हैं।
तो कह सकते हैं कि रेनी सीजन इज ए वाइटल नेचुरल साइकिल दैट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ इन मल्टीफेसेटेड वे। बहुत तरह से मदद करता है, आपके इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करता है, आपके क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, आपके ह्यूमन लाइफ को करता है, कल्चरल और इमोशनल भावनात्मक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, और प्रॉपरली अंडरस्टैंड द रिस्पेक्टिंग। इसलिए कहते हैं कि इकोलॉजिकल से हम लोग इकोलॉजी के साथ में जो बैलेंस क्रिएट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब आइए कुछ हेल्थ हैजार्ड्स भी होते हैं इसके अंदर। रेनी सीजन के अंदर में बहुत सारे लाभ हैं, तो इसके साथ में हम लोगों के हेल्थ हैजार्ड्स भी हैं, जैसे पानी के जल जमाव के कारण, पुअर सैनिटेशन के कारण, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर के कारण, और जो फेवरेबल कंडीशंस इन्फेक्शस डिजीज के संक्रामक रोग के विकास के लिए का कारण बनता है। तो कुछ बीमारियां हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय में, जिसमें को कहा जाता है वाटर बॉर्न डिजीज, जिसमें डायरिया वगैरह सब आता है। फिर वेक्टर बॉर्न डिजीज, मस्कीटो, यहाँ पर आपको मच्छर भी काफी पनपने लगते हैं, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज भी आने लगते हैं। फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शंस जो है सो आपको स्किन डिजीज पर काफी हो जाता है। लेप्टोस्पिरोसिस का भी कंडीशंस बढ़ने लगता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स भी सफर लगता है। और कुछ बच्चे लोग इससे ज्यादा पीड़ित होते हैं, जैसे हेल्थ हैजार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। और इसी तरह से आपके जो बूढ़े हैं, पुरानी बीमारियों से सफर कर रहे होते हैं, उन्हें भी काफी काफी तकलीफ महसूस होता है। कहते हैं आ, जब भी बारिश आता है तो हमारा मन जो है सो अपने बचपन की ओर चला जाता है। कैसे हम लोग पानी में भागते थे, कैसे पानी में कूदते थे, भीगते थे, और उसके बाद में आकर के बीमार पड़ते थे तो माँ की डांट भी सुनते थे। ये एक धनुष है जो कि हम लोगों को इंडिकेट करता है कि हम अपने चाइल्डहुड और हम अपने इमोशनल एक्साइटमेंट्स बारिश के मौसम में काफी अच्छा से देखने को मिलेगा आपको। कुछ कॉमन डिजीज है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। एक है डेंगू फीवर, जो आप सभी लोग जानते होंगे। मैं सभी के विषय में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस अलग अलग पर अलग अलग विषय हो जाता है। मैं एक समराइज फॉर्म में आपको लोगों के सामने में रखूंगा। ये जो डेंगू फीवर है सो डेंगू वायरस के द्वारा क्रिएटेड होता है, जिसे जो कि एडिस मस्कीटोज के द्वारा होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर है, सीवियर हेडेक है, पेन बिहाइंड द आई, आँख के पीछे में दर्द होता है, ज्वाइंट और मसल्स में पेन होते हैं, स्किन में रैशेस होते हैं, और ब्लीडिंग के टेंडेंसी हो जाते हैं। दूसरा है मलेरिया। इसका कॉजेज क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो है, जो एनोफ्लीज मस्कीटो के द्वारा आपको फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या है? इसे इंटरमिटेंट फीवर आते हैं जाड़े के साथ, यानी कि आना जाना बना रहता है, काफी पसीने होते हैं, हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग होता है। और आजकल एक और प्रचलित बीमारी है जिसको कि हम लोग चिकनगुनिया के नाम से भी जानते हैं। ये आपको एडिस मस्कीटो के द्वारा जैसे कि डेंगू फीवर एडिस मस्कीटो से है, उसी तरह से चिकनगुनिया। तो डेंगू फीवर और चिकनगुनिया में काफी समानता है, और उसके पेन भी करीब करीब से है। थोड़ा सा का अंतर है, क्योंकि वायरसेस का जो स्ट्रेन है वह थोड़ा सा अंतर होता है, इसीलिए दोनों में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। अब आइए एक चिकनगुनिया के भी सडन ऑनसेट्स है, फीवर के, जॉइंट पेन है, स्वेलिंग, मसल्स पेन है, हेडेक है। फिर टाइफाइड का बुखार है, सैल्मोनेला टाइफाइड आपने सुने होंगे, क्योंकि पानी का लॉगिंग है काफी जगह पर। आप सब्जी बाजार से खरीद के लाते हैं, जो सब्जी बाजार के लाते हैं वो इसी पानी, बरसात के पानी में धोए जाते हैं, और अगर आप उसे काफी साफ सुथरे होकर के नहीं करेंगे तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस क्रिएट करता है, जो कि आपको टाइफाइड के रूप में होते हैं। हाई फीवर परसिस्टेंट रहेगा, लगातार रहेगा, वीकनेस रहेगा, पेट में दर्द रहेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिपेट ये डायरिया टाइफाइड के समय में गैस्ट्रिक डिजॉर्डर्स निश्चित रूप से होता है, हर एक भी हर एक डायरिया के समय में। एक आता है लेप्टोस्पिरोसिस। लेप्टोस्पिरोसिस लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो कि वाटर जो पानी जो है सो
जानवरों के मूत्र के द्वारा आता है। इसमें हाई फीवर होता है, चिल होता है और मसल्स में पेन होने लगते हैं, वॉमिटिंग होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, जॉन्डिस हो जाता है। कॉलरा, वाइब्रो कॉलेरी बैक्टीरिया, आप सभी ने नाम सुना होगा, काफी पुराना है और होम्योपैथी को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। कॉलरा का जो एपिडेमिक महामारी के रूप में फैला था, तो वैसमें ये होम्योपैथी का काफी हुआ। दूसरा है हेपेटाइटिस बी, ये भी कॉन्टेमिनेटेड भोजन और पानी के कारण होता है। इसमें जॉन्डिस होगा, फैटिक, कमजोरी महसूस होगा, थकावट जैसा, एब्डामिन में पेन होगा, मसल्स नौसिया और वॉमिटिंग होगा। फिर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, डैम्प वेदर के कारण बढ़ जाता है। इसमें नाके में पानी बहना, गले में खराश आ जाना, खांसी, बुखार और चेस्ट में कंजेशन आपको नजर आएंगे। ये तो सारे चीज है। फिर स्किन इन्फेक्शन है, मॉइस्चर, देखिएगा इसमें में कपड़े काफी देर से सूखते हैं और आप भीग करके आते हैं, गीले कपड़े आपके शरीर पर रहते हैं, तो वहां पर एक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बाद में एक्जिमा या एक्सकेबीज के रूप में होते हैं। तो इसमें इचिंग, खुजली होगी, लालीपन आएगा, रैशेस होगा, ब्लिस्टर्स निकलता है। ये काफी बरसात के मौसम के बीमारी आ जाते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस भी आपको इसके अंदर में काफी दिखलाई पड़ेगा, जैसे कि आपको इकोलाई का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जियार्डिया का भी प्रकोप बढ़ जाता है। सिम्टम्स होगा दोनों का, इकोलाई और जियार्डिया कर करके समान है, जिसमें कि डायरिया, स्टोमक में क्रैम्प होना और वॉमिटिंग होता है। कुछ होम्योपैथिक फिलोसॉफी की चर्चा करें हम लोग इंडिविजुअल, आप सभी को हम लोग इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से हम लोग इलाज करते हैं। हम लोग एक लक्षण पर या इसके एक डिजीज के नाम पर नहीं करते हैं, है ना। तो ये हम लोग सबको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ससेप्टिबिलिटी हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है ना। ससेप्टिबिलिटी हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति का ससेप्टिबिलिटी, इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होता है और अपने अपने ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से ही रोग को हम लोग अभी मैं एक रोगी देख रहा था और थोड़ी देर पहले, उनको इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है कि जरा सा भी पानी हवा का झोंका होता है, वो शरीर में सिहरन आने लगता है, चिलीनेस होने लगता है, माने कि वो कोल्ड पेशेंट्स के रूप में होते हैं। ये कोल्ड पेशेंट, अगर कोल्ड सेंसिटिव पेशेंट्स होंगे तो वह काफी बरसात के मौसम में काफी ही पीड़ित होते हैं। अगर वह हॉट पेशेंट्स होंगे तो वह बरसात के मौसम में उतने ज्यादा पीड़ित नहीं होंगे, लेकिन फिर वो भी पीड़ित होंगे और उनके बीमारियों का कारण भी डिहाइड्रेशन के जैसा होगा। यानी कि दोनों, चाहे आप हॉट पेशेंट है या कोल्ड पेशेंट है, तो दोनों का, हॉट पेशेंट कहने का मतलब हो जाता है कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द हॉट, और कोल्ड पेशेंट कहने का मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड। तो आप देखिए मौसम बदलता है तो अगर ये रेनी सीजन को कहते हैं, इसमें एक्सट्रीम हीट भी होता है और एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है, अल्टरनेट करता है। जब बारिश होने के पहले जो है, तो पूरा मौसम जो है तो काफी गर्म हो जाता है ना, काफी गर्म जैसा, पसीने, ह्यूमिडिटी के कारण काफी होगा। और जैसे पानी शुरू हो जाएगा, बारिश खत्म, बारिश का बूंद, तो अचानक टेम्परेचर फॉल डाउन करता है। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर जो है, तो ये दोनों को प्रभावित करता है। फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को समझने के लिए, इसलिए ये ससेप्टिबिलिटी। दूसरा है हम लोगों का इमोशनल मैटर, हम लोग का इमोशंस। कहते हैं कि ह्यूमन जो है, मनुष्य जो होता है, तो एक ये मेंटली ओरिएंटेड पर्सन होता है ह्यूमन। हम लोग ह्यूमन इसलिए कहते हैं कि हम लोग अपने आप को माइंड के द्वारा संचालित करते हैं। हम अपने आप को माइंड के द्वारा ही संचालित कर, हमारा जीवन जो है सो एक माइंड के मन के माध्यम से ही चलता है। और मन का जो तीन भाग है, आपका एक है इमोशंस है, इंटेलेक्ट है और अंडरस्टैंडिंग है ना, सॉरी, और आपका इच्छाएं है। इमोशंस प्राइमरी है और इमोशंस का परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता जो मैंने अभी चर्चा कर रहे थे कि रेनी सीजन में जो इमोशंस जो है
सो काफी चंचल हो जाता है, काफी चंचल हो जाता है, और चंचल हो जाने के कारण वो अपने शरीर के व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं देख पाता है। इससे होता है, ये आपका एक प्रमुख कारण बन जाता है। और इसी के साथ में आप देखिएगा सेंसिटिविटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर मैटर भी आता है। जैसे हम लोगों का मैथमेटिक फैक्टर्स, है ना, मैथमेटिक फैक्टर्स कहते हैं कि सोरा इनबॉर्न है, साइकोटिक भी इन्वॉल्व होता है, और सिफिलिटिक भी होता है। अलग अलग समय में अलग अलग का परिस्थिति होती है। कुछ लोग सोरिक बॉन्ड होते हैं, कुछ लोग साइकोटिक बॉन्ड होते हैं, कुछ लोग सिफिलिटिक बॉन्ड होंगे। सोरिक बॉन्ड वाले पेशेंट्स को ज्यादा काफी ज्यादा समस्या होगा, जिनको सोरिक बॉन्ड है, क्योंकि वहां पर इरिटेबिलिटी, इचिंग और कष्ट ज्यादा होगा। साइकोटिक बॉन्ड वाले लोगों को जो कंडीशंस है वो थोड़ा सा स्टेबल होगा, लेकिन फिर वो काफी ज्यादा नहीं हो। और इसके जो सिफिलिटिक ग्रुप के पेशेंट्स होंगे, उसके अंदर में जो होगा वह आपका थोड़ा सा विनाशकारी होता है, वह खतरनाक होता है। और उसके अंदर में आपको रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स और ये के जैसे कंडीशंस ज्यादा एग्रवेट करते हैं, और फैटल भी, उसे मौत भी हो सकता है। इस बातों को हम लोगों को ध्यान में रख करके, चूंकि हम लोग होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, होलिस्टिक कहने का मतलब है कि हम लोग टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स पर करते हैं। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहने का मतलब होता है कि हम लोग 3 लेवल को हम लोग को कंसिडर करते हैं। एक होता है मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, और एक होता है हम लोगों का इन्वायरमेंटल लेवल। तीनों लेवल पे बैलेंस करके, और इस तीनों के बैकग्राउंड में एलिमेंट्स, कारण होता है। तो ये कारण को अगर आप मिला दीजिए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में, तो आपका माइजमेटिक टोटलिटी बन जाता है। कारण मिक्स्ड विद द फिजिकल, मेंटल एंड इन्वायरमेंटल टोटलिटी कंस्टिट्यूट्स द माइजमेटिक टोटलिटी। तो दो बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर आप कारण लेकर के नहीं चलेंगे तो उसको हम लोग माइजमेटिक टोटलिटी नहीं कहेंगे। कारण को लेकर चलेंगे तो माइजमेटिक टोटलिटी होता है। अब आप कहेंगे कि कभी कभी तो कारण हम लोगों को नहीं मिलता है, बिल्कुल सही होता है, कारण नहीं होता, लेकिन पेशेंट को देखने के बाद में आप लोग उसको कारण का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके मेंटल बिहेवियर, उसके फिजिकल कंडीशंस को देख करके हम लोग कारण का अंदाजा लगा लेते हैं, और उसके आधार पर हम लोग कारण को समझते हैं कि यह मैथमेटिक बैकग्राउंड किस मैथमेटिक बैकग्राउंड का है। तो इसको ध्यान में रखना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि हम लोग कारण को ध्यान में रख करके चलेंगे तो हम लोगों को काफी मजबूत मिलेगा। और आप सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर हैनीमैन ने जब डिस्कवरी किया होम्योपैथी का, तो पहले चरण में जहाँ की उन्होंने मेट्रामेडिका प्यूरा का गठन निर्माण किया, तो उसके अंदर में आपको पॉजिटिव फैक्टर्स का जिक्र नहीं किया गया है, केवल सिम्टम्स का कलेक्शन किया गया है। लेकिन जब अपने सोच के बाद में, काफी अध्ययन के बाद में, उन्होंने जब बीमारियां नहीं ठीक हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो है सो कुछ बीमारी तो ठीक हो जाते हैं सिम्टोमेटिकली, लेकिन फिर से रिलैप्स करता है। तो ये फिर से रिलैप्स करता है, तो ये रिलैप्स का कारण ढूंढने में उन्हें लगा यहाँ हम लोग कारण को छोड़ देते हैं। और उन्होंने देखा अपने लाइफ टाइम में हजारों हजार पेशेंट्स को का केस हिस्ट्री को जब उन्होंने अध्ययन किया, तो उनको लगा कि उनके हर एक, सभी के बैकग्राउंड में उनके अपने पूर्वजों को या उनके स्वयं को खुजली था, खाता। और इसीलिए उन्होंने पहला जो माइम का बात करी, तो वह सोरा का था। सोरा क्यों? सोरा को कहते ईच, और ईच नाम इसलिए भी दिया क्योंकि उसके मैक्सिमम पेशेंट्स में खुजलियां थी, है ना, मैक्सिमम पेशेंट में खुजली का था, इसलिए। और सोरा और ईच जो है सो एक सिनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है कि सोरा, और उसके बाद में चल करके इसका जो डेवलपमेंट होता है, तो हम लोग साइकोटिक स्टेज होता है और सिफिलिटिक स्टेज होता है। लेकिन जेनेटिकली जेनेटिकली कॉज के साथ में अगर आप आएंगे, तो जेनेटिकली आपको जैसे देखते होंगे कि डायबिटीज का एज क्या होता है, तो 40+ होने से होता है, 50 के आसपास में होता है। हाई बीपी कब होता है, तो प्लस एडवांस एज में होता है। लेकिन बच्चों को डायबिटीज हो जाए तो उसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, बचपन में। और तो क्या आप उसको कहेंगे ये सोरा से आया? नहीं, वो पहले से ही वह आपका साइकोटिक या सिफिलिटिक स्टेज में था, पहले ही से था सिफिलिटिक या साइकोटिक स्टेज में। यह इसके लिए इनका कारण बन जाता है। तो साथियों, हम लोगों को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम होम्योपैथिक फिलोसफी की बात करें,
जब भी हम होम्योपैथिक फिलॉसफी की बात करें, उस समय में हम लोगों को एक दिमाग में रखना पड़ेगा टोटलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। एक दूसरा अप्रोच भी है जिसको हम लोग थेरापेटिक अप्रोच भी कहते हैं। थेरापेटिक अप्रोच जो है सो डिपेंडेंट ऑन माइंड, आपके यादाश्त पर डिपेंड करता है। आप कुछ दवाइयों का लिस्ट जो कि मैं अभी आपको देने भी जा रहा हूँ, क्योंकि वह रेडीमेड रेफरेंस के रूप में काम करता है। और रेडी रेफरेंस इसलिए बनाया गया है कि वह आपको आसानी से उनको देखा जा सकता है। रेडी रेफरेंस मेडिसिन तो थेरापेटिक्स कहते हैं, अप्लाइड मेडिसिन, अप्लाइड मेट्रामेडिका। और अप्लाइड मेट्रामेडिका क्या, तो कुछ कॉमन सिम्टम्स के आधार पर कुछ है, लेकिन सभी थेराप्यूटिक्स में जो मेडिसिन हैं वह आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर बीमारी थेरापेटिकली आप इलाज कर रहे हैं और वहाँ पर आप दवाई दे रहे हैं, और उसके बाद में आपको अगर रोगी खाली पैलिएटिव वर्क कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, तो वह आपको आगे विकास नहीं हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड में है और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो प्रारंभ में अगर आप थेरापिटिकली, अगर आपका केस हिस्ट्री आपने प्रॉपर नहीं लिया, आपका पूरा अच्छा से अध्ययन नहीं हुआ केस हिस्ट्री का, तो आपने थेरापिटिकली कुछ दवाई दिमाग में आ गया कि चलो इसको बेलाडोजा दे दो, रस्टक्स दे दो क्योंकि एक्यूट डिजीज के रूप में आ रहा है, और सैनिक दे दो, तो ऐसे में आपका तत्कालिक लाभ मिल जाता है। लेकिन रिलैप्सिंग आपने सुना होगा, आपके रिपोर्टरी में रूब्रिक्स भी है, रिलैप्सिंग फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर, अल्टरनेटिंग स्टेट्स, है ना। ये सब क्या है? अल्टरनेटिंग स्टेट्स क्या है? जहां अल्टरनेटिंग स्टेट्स दिखलाई पड़े, है ना। डायरिया अल्टरनेटिंग विद द कॉन्स्टिपेशन, दवा देने से डायरिया खत्म और कॉन्स्टिपेशन शुरू ठीक तो डायरिया ठीक, उल्टा। तो एक अल्टरनेटिंग स्टेट जो है सो बीमारी का एक रूप है। वह दो लक्षण नहीं है, वो दो एक ही लक्षण है जिसको कि अल्टरनेटिंग सिम्टम्स के रूप में हम लोगों को लेकर चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वह कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को है और क्रॉनिसिटी को इंडिकेट करता है। जब भी आपके अंदर में रिलैप्सिंग फीवर आएगा, अल्टरनेटिंग सिम्टम्स आएगा, और आपका इस तरह का इंटरमिटेंट होगा, रेमिटेंट होगा, ये सारे चीज आपको रिलैप्सिंग सारे चीज को क्रॉनिसिटी को इंडिकेट करते हैं। तो साथियों एक चीज का ध्यान में रखना चाहिए, ये चूंकि बीमारी हम लोग बरसात के मौसम में बीमारियों का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं, वह वस्तुतः हम लोग वर्तमान में एक्यूट को लेकर के समझ रहे हैं। लेकिन केवल एक्यूट को समझने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ में हम लोगों को इसके क्रॉनिसिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या यह क्रॉनिक होने वाला है। कुछ पेशेंट में आप आसानी से समझ जाओगे कि आपका क्रॉनिक सिटी होने वाला है, कुछ पेशेंट में आपको देरी से समझ में आएगा, है ना। तो दोनों का जो है रूप अलग अलग हम लोगों को समझ में आता है। तो यही कहा जाता है होम्योपैथी का हॉलिस्टिक अप्रोच, और जिसके अंदर में हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं, इमोशनल स्टेट्स को लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का जिक्र करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बात, जिसको दिमाग में रख करके ही हम, चाहे वह सीजनल बीमारी हो या और भी कोई बीमारी हो, तो हम लोग को उसमें देखना चाहिए। अभी देखिए बरसात का मौसम खत्म होगा तो फिर पतझड़ का मौसम आएगा, पतझड़ के बाद में जाड़े का मौसम, ठंडे का मौसम आएगा। तो सभी सभी भी मौसम जो आते हैं एक नया रूप लेकर के, नया वातावरण लेकर के आता है, और वातावरण में अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो रोग का कारण होता है। इसलिए एक रूब्रिक्स रिपोर्टरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, चेंज ऑफ वेदर एग्रेवेट्स, चेंज ऑफ वेदर एग्रेवेट्स। जब भी मौसम बदल रहा है वह उस समय में कष्ट बढ़ रहा है, और उसके में उस कंडीशंस में आपका रेनी सीजन का भी मौसम आपको उसी के अंदर में आ रहा है। गर्मी के बाद में ठंडा बारिश हो रहा है, ह्यूमिडिटी हो रहा है, ह्यूमिडिटी के बाद में पतझड़ हो रहा है, पतझड़ के बाद में आपको फिर ठंड का होता है, फिर ठंड के बाद में फिर आपको बसंत ऋतु आता है। तो बसंत ऋतु के अपने कारनामे हैं, ठंडे का ऋतु का अलग कारनामा है, सभी का अलग अलग है। और आजकल हम लोगों को जो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स, हम लोग अपने जीवन को अस्त व्यस्त रखते हैं, ना समय पर खाना, ना समय पर कुछ रेस्ट करना, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, इसी पर ज्यादा ध्यान रहता है। और इस पे जो व्यस्त मन है हम लोगों को
चैन से जीने नहीं देता है, चैन से जीने नहीं देता है। और इस चैन के कारण जो दो प्रमुख लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स का जो प्रमुख बीमारी हम लोगों के सामने में आ रहा है, वह है आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन या हाई बीपी। अब हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को और डायबिटीज वाले पेशेंट्स को अगर इस सीजनल बीमारी का अटैक हो तो आप किस तरह से इलाज करेंगे, इसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोनों का जो कंडीशंस है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को लिए बिना पूरा नहीं होगा। इसीलिए पेशेंट के बैकग्राउंड को जान लेना जरूरी होगा कि आप हाइपर डायबिटीज वाले पेशेंट को केवल एकोनाइट और बेलाडोना दे रहे हैं और हाइपरटेंशन वाले को तो वह काम नहीं करता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। शायद कभी कभी किसी केस में मिल जाता हो, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश समय में जो क्रॉनिसिटी जहाँ स्टैब्लिश हो चुका है, लाइफ स्टाइल चेंजेज हो चुका है, जेनेटिकली लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो चुका है, वहाँ पर हम लोगों को काफी काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। और केस टेकिंग इसलिए बहुत ही विस्तृत है। केस टेकिंग कहते हैं कि हम लोग दो तरह का केस टेकिंग करते हैं, एक्यूट केस टेकिंग या क्रॉनिक केस टेकिंग। एक्यूट केस टेकिंग में और क्रॉनिक केस टेकिंग में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है। एक शॉर्ट शॉर्ट वे है और दूसरा लॉन्ग वे है। कुछ ना उतना ही बातें हैं, सारी बातें हैं जो कि हम क्रॉनिक और एक्यूट में देखिए। क्योंकि चाहे क्रॉनिक का इलाज करिए या एक्यूट का इलाज कीजिए, आपको तो टोटलिटी निकालना ही है। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कॉमिटेंट और कॉन्कॉमिटेंट एंड पॉजिशंस, ये सारे बात को तो निकालना ही है। इसलिए सारे चीज को इकट्ठा करने का काम जो है सो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा चीज है कि मानसिक तनाव भी आज के समय में डिप्रेशन और ये जो है सो वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिप्रेशन से कॉन्स्टेंटली एंजाइटी, कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहना लगातार, ये जो है सो एक आपका है। तो ये होम्योपैथिक फिलॉसफी जो है सो सीजनल चेंज पर भी लागू होता है, सीजनल चेंज के साथ में भी लागू होता है। खास करके हमारे इस बरसात के रूप, चूंकि आज हम बरसात के ऋतु के मौसम के परिप्रेक्ष्य में आज बात कर रहे हैं, तो बरसात के परिप्रेक्ष्य में ये बातें काफी महत्वपूर्ण होता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। साथियों, मैं ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग होम्योपैथी में मैंने आपको बताया। इसका जो कि इसका समरी है, की सिम्टम्स क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन, है ना, हर एक व्यक्ति का अलग अलग इलाज, मिनिमम डोज, आपकी एक बार में 2 दवाई नहीं देते हो, है ना। ये होम्योपैथी का अगर 2 दवाई देते हो तो वह उसके लिए एक आपका प्रावधान है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, कब देंगे, कब एक, लेकिन एक साथ तो कभी भी नहीं देंगे। मिनिमम डोज, लॉ ऑफ सिमिलर होना तो जरूरी है कोई भी दवा को काम करने के लिए। और लास्ट जो होता है होलिस्टिक हीलिंग, इट इज नॉट ओनली द फिजिकल एंड मेंटल, इट इज द इमोशनल एंड फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल, सारे चीज का समावेश लेकर के करके आप जो इलाज करते हो। इसलिए होम्योपैथी को कहा जाता है, होम्योपैथी इज ए होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक माने ये होलिस्टिक रूप से ये इलाज करता है, जहाँ हम लोग उसके भूतकाल का भी जिक्र करते हैं, उसके वर्तमान काल का भी जिक्र करते हैं, और इसी के साथ में हम उसके भविष्य को भी देखते हैं, है ना। तो भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच में जो सामंजस्य करने वाला कोई पैथी है तो वह हमारा यह होम्योपैथी है। और इस होम्योपैथी के माध्यम से हम लोग किसी भी बीमारी को ठीक करने में सफल होते हैं। अगर इस बात पर आपने चिंतन किया, मनन किया, देखा, तो आपको लगेगा कि सर, आप ये थेरापेटिक्स बताने का क्या जरूरत है। आपको ये है, सब हम लोग का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात आती है, तो रोग को नाम जानने का क्या फायदा। एक सवाल आता है रोग का नाम जानने का। हाँ, है कम्युनिकेशंस। आपका रोग का नाम जान करके आप कम्युनिकेट करते हो। आप कैसे कहोगे कि मैंने फलना रोगी को ठीक किया, तो उसको क्या था, ये तो नहीं कहोगे कि सर्दी था, बुखार था, तो कहोगे कि उसको टाइफाइड था, कहोगे कि उसको कॉलरा था। तो ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए रोग का नाम जानना जरूरी होता है। इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है सो एक डायग्नोसिस करके इस पर भी विश्वास करता है। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, हम लोग कहते हैं कि हम लोग सिम्टोमेटिकल इलाज करते हैं, निश्चित रूप से सिम्टोमेटिकल इलाज करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि लोग सर इसमें पैथोलॉजी का क्या जरूरत है। अरे पैथोलॉजी ही तो सिम्टम्स क्रिएट करता है।
और पैथोलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, पैथोलॉजी का लेकर के चलना पड़ेगा। हैनीमैन अपने जमाने में अपने उसके अंदर में जितने भी पैथोलॉजिकल उपलब्ध थे उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। समय के साथ में आज पैथोलॉजी का विस्तार और हो चुका है, तो क्या हम लोग समय के साथ मिलकर के नहीं चल सकते हैं? आज आप जाओगे तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस को लेकर के आपके पास में बहुत सारी रूब्रिक्स आपको मिलेंगे, आपको बीमारी के नाम पर मिलेंगे, आपको क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो क्रेटिनिन के नाम पर मिलेगा। ये मिल रहा क्यों? इसलिए कि हम लोग वहां पर क्लिनिकल प्रूविंग के माध्यम से हम लोग उस स्तर पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए ये हम लोग को एकदम नकार नहीं सकते, क्योंकि होम्योपैथिक होलिस्टिक कहने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर में एक पैथोलॉजी भी है, एक फिजियोलॉजी भी है और एक साइकोलॉजी भी है। तो तीनों को, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, तीनों का जब समावेश करके हम लोग चलते हैं तो हम लोगों का पैथोलॉजी के लिए हम लोग का ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट क्रिएट होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम लोगों को दिमाग में रख करके चलना पड़ेगा। आइए कुछ दवाइयों का जिक्र करें डेंगू के लिए। अब जो मैंने थेराप्यूटिक्स की बात कर रहे थे, तो कुछ दवाइयों का भी मैं जिक्र कर लेना चाहूंगा। जो कि प्रमुख दवा है में आता है इपोटोरियम पर। इपोटोरियम पर को कहा जाता है बोन ब्रेकर मेडिसिन। बोन ब्रेकर मेडिसिन मतलब कि हड्डी तोड़ बीमारी है ना। इसमें हड्डी में ऐसा दर्द होता है टूटने के जैसा, जाड़ा लगता है, प्यास लगता है, और उसका और ये भी है थर्स्ट बिफोर चिल। इसमें जो दवाइयां हैं बहुत सारे उसमें आता है। मैं कुछ एक दो का जिक्र कर रहा हूँ। जेल्सीमियम, वीकनेस, ट्रेम्बलिंग, ड्राउजीनेस विथ फीवर। दूसरा ब्राइनिया, ड्राई माउथ, इरिटेबिलिटी, प्रेफर्स लाई डाउन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा। फिर आता है मलेरिया। मलेरिया आप कॉमन लोग कहते हैं कि इरेडिक्ट हो गया, नहीं होता, लेकिन बहुत मलेरिया अभी भी आज भी है। और मलेरिया के लिए जो बहुत ही नामी दवा है वह है चाइना ऑफिस। बुखार के कारण काफी थकावट हो गया चाइना का। और वीकनेस के लिए चाइना तो ऐसे भी है, अगर बुखार खत्म हो गया उसके बाद में भी आपको वीकनेस है तो चाइना वहां पर काम करता, अच्छा रिलीफ देता है। एनीमिया, खून की कमी हो जाना और रात में पसीने होने। फिर आर्सेनिक एल्ब आता है। आर्सेनिक एल्ब बहुत रेस्टलेस, थर्स्टलेस, थर्स्ट फॉर द स्मॉल क्वांटिटी, छोटे छोटे देर पर पानी, पानी का स्वाद पीता होना, पानी का स्वाद पीता, प्यास लग रही है, प्यास कहते हैं कि प्यास थोड़ा थोड़ा पीता, क्यों पीता है थोड़ा? आपने पूछा कभी रोगी से पूछना चाहिए कि आप थोड़े थोड़े करके पानी क्यों पीते हैं? थोड़ा थोड़ा पानी पीने के पीछे में तो कोई कारण तो होगा ना। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी पीता है तो बताएगा कि पानी का स्वाद डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा या कहेगा कि थोड़ा सा पानी पीते हैं तो मुंह का जो है सो खराब हो जाता है, या कहता है कि हमारा मन भर जाता है। कुछ ना कुछ तो बातें होती हैं, ऐसे ही मान के नहीं चलना चाहिए। पेशेंट कह दिया कि प्यास, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, ये दिस इज नॉट इनफ, ये पूरा नहीं है। इसको जानने के लिए हमको पूरा जिक्र करना पड़ेगा। तो ये आर्सेनिक के संदर्भ में मैंने आपको कहा। नेट्रम म्यूरेटिकम, चिल एट 10 to 11 AM, 10 बजे से 11 बजे के बीच में अगर आपको सिहरन मिले तो वहां पर आपको नेट्रम म्यूरेटिकम होता है। नेट्रम म्यूरेटिकम को जानते हैं, काफी प्यास। मैं फिर उसी तरह से मैं कह रहा हूँ, यह पानी क्यों पीता है नेट्रम म्यूरेटिकम, और आर्सेनिकम पानी कम क्यों पीता है? ऐसा कभी आपने सोचा? ऐसा सोचने का जरूरत है, हम लोग को समझने का जरूरत है। आर्सेनिकम इसलिए प्यास समझता है, कम पीता है क्योंकि उसे पानी एक बार में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत कारण से। उसी तरह से तो जो नेट्रम म्यूरेटिकम है, नेट्रम ग्रुप के जितने भी दवाइयां होंगी उसके अंदर में आपको वाटर बैलेंस से रिलेटेड बहुत सिंपल मिलेगा। वाटर बैलेंस जब आपका कम हो जाता है तो वहां पर जब भी वाटर बैलेंस कम रहेगा तो आपका थर्स्ट अफेक्टेड होगा। इसलिए नेट्रम में ग्रुप का मेडिसिन होते हैं, नेट्रम म्यूर हो गया, नेट्रम सल्फ होते हैं। ये लोग को थर्स्टी पेशेंट्स के रूप में या थर्स्टलेस पेशेंट के रूप में भी देखा जा सकता है। और इसी थर्स्ट के कारण, पानी के कमी के कारण आपको इसमें सर में भी दर्द होता है। नेट्रम म्यूरेटिकम को कहते हैं सन हेडेक। सन हेडेक क्यों कहते हैं? सन हेडेक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर नेट्रम म्यूरेटिकम के पेशेंट्स को
धूप में जाने से शरीर का पानी का जो पर्सपिरेशन से, पसीने से जो निकल जाता है, तो उसके कारण पानी की कमी हो जाती है। और सूर्य धूप में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, राइजेज विद द सन एंड डिक्रीजेज विद द सन, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है नेत्रम इम्यूनिटी का राइजेज विद द सन एंड डिक्रीजेज विद द सन। सूर्य के किरण के साथ में यह बढ़ता है, नून आवर में पूरा हो जाता है, और फिर धीरे 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 अपराह्न में और शाम के समय में दर्द कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर में पर्सपिरेशंस का वाटर बैलेंस तीनों अवस्था में बदलता जाता है। इसलिए नेत्रम इम्यूनिटी का एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में हम लोगों के सामने में है। चिकनगुनिया, यहाँ दर्द की बातें आती हैं। रिस्टॉक्स, stiffness of the joint, pain relieved by the motions and pain relieved by the warmth application। रस्टक्स में एक बात का हम लोगों को और भी सोचना पड़ेगा। रस्टक्स जो है सो एक कंजेशन क्रिएट करता है, मैंने एक जमाव क्रिएट करता है। रस्टक्स के का जब प्रूविंग हो रहा था, तो रस्टक्स को प्रूविंग करते समय में, उस समय में जो उनके जो जंगल थे, वहाँ के जो जलते थे पत्ते, और उसके स्मेल जो जाते थे लोगों को, तो उसे आपको कफ का कंजेशन काफी क्रिएट होता था। तो लोगों को रस उसको रस पॉइजनिंग कहते हैं, रस टॉक्सिडेंड्रॉन इसीलिए नाम दिया गया था। उस पौधे के कारण जो पॉइजनिंग हुआ उसको रस टॉक्सिडेंड्रॉन कहा, और वह कंजेशन क्रिएट किया, इसलिए रस टॉक्सिकेशन जो है तो चिकनगुनिया में काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है हम लोगों का ब्राइनिया, है ना। ब्राइनिया आप समझते हैं कि पेन जो है तो जरा सा, इसको कहते हैं कि सेठ जी का दवाई। सेठ जी का दवाई कहने का मतलब क्या होता है? जो इकट्ठे बैठे रहना चाहते हैं, हिलना डोलना नहीं चाहते हैं, पैसा पर पालथी मार करके बैठ जाते हैं। इसलिए ब्राइनिया में भी आपको मूवमेंट हमेशा बर्दाश्त नहीं करेगा। और बेलाडोना के अंदर में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, हाई फीवर विथ रेडनेस एंड थ्रॉबिंग। फिर टाइफाइड फीवर में आपका आता है बैप्टिसिया टिंक्टोरिया, है ना। बैप्टिसिया, बैप्टिसिया किस लिए फेमस है? कंफ्यूजन, लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ऑफेंसिव डिस्चार्ज। अर्निका मॉन्टेना, है ना, कहते हैं वेल सेज, कितना भी कष्ट हो कहेगा कि हमको कष्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर में एक बूस्ट, और ये है फर्स्ट मेडिसिन फॉर द टाइफाइड मेडिसिन माना जाता है। फिर मर्क सॉल जो होता है, इसमें काफी प्रोफ्यूज सेलिब्रेशन होगा, ऑफेंसिव ब्रेथ होगा, नाइट स्वेटिंग होगा, और क्रॉनिसिटी के कंडीशंस में टाइफाइड में आपको मर्क सॉल का जिक्र ये सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉलरा। कॉलरा में कैम्फर का बहुत अच्छा रोल है, जो कि जब आपका बॉडी एकदम ठंडा हो, पसीना पल्स नहीं चल रहा है, कोलैप्स की स्थिति हो, डायरिया अगर बहुत ज्यादा हो और ऐसा लग रहा है कि अनकंट्रोल है, तो वेरेट्रामेल चल जाता है। और कुप्रा मेटेलिकम में अगर डायरिया के बाद साथ में क्रैम्प शुरू हो जाता है, झटके आने लगते हैं, तो उस समय में कुप्रोमेटिक मेटालिकम। हेपेटाइटिस ए और ई ये बहुत कॉमन होता है इसमें। इसमें चेलिडोनियम, जिसमें लीवर में पेन होगा, जॉन्डिस होगा, और गर्म चीज खाने की इच्छा होगी। लाइकोपोडियम में आपको इसी का उल्टा काफी गैस बनते हैं, नाइट में राइट साइडेड पेन होते हैं एब्डोमेन में, और डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हम लोगों को लक्षण है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में अगर सांस में एकोनाइट फर्स्ट स्टेज के रूप में कहा जाता है। एकोनाइट को प्रयोग करते समय में लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीज। फर्स्ट स्टेज क्यों? देखिए, जब भी कोई बीमारी आता है, अचानक आता है, अचानक कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हो रास्ते में, और रास्ते में चलते समय में किसी ने आपको पीछे से एक धक्का दिया, या पीछे से एक चपत लगाई, तो आपको लगता है कि क्या हो गया अचानक, है ना। इसको कहते हैं सडन सडन एक्सप्लोजन। तो ये एकोनाइट सडन होता है। इसलिए जो एक्यूट फीवर में, इसलिए जनरली एकोनाइट जो है तो फर्स्ट स्टेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर है हिपरसल। इसके लिए हिपरसल जो क्रॉनिसिटी, एकोनाइट के बाद में जब क्रॉनिसिटी क्रिएट होगा, तो थिक येलोइश नेडल डिस्चार्ज होगा, और गाढ़े नाक से पानी आने लगेंगे, और सेंसिटिव टू कोल्ड हो जाएगा। स्पॉन्जिया टोस्टा, स्पॉन्ज जो है, तो स्पंज को आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें काफी पोर्स होते हैं,
तो उसे जो खांसी होता है लगता है कि एक स्पंज से निकल रहा है, इसलिए बार्किंग कफ बोलते हैं। स्किन इन्फेक्शन हम लोग बहुत कॉमन मेडिसिन हम लोग का सल्फर है। सल्फर में हमेशा बर्निंग जरूरी होता है ना। सल्फर को बर्निंग के माध्यम से हम लोग जानते हैं रात में बढ़ता है, ड्राई स्केली स्किन होता है। ग्रेफाइटिस में फटाव होता है स्किन का, स्किन फट जाते हैं, ठीक है ना। गैस्ट्रिक में स्किन फट जाते हैं और थूजा ऑक्सीडेंटलिस फंगस और वाट्स के लिए यूज किया जाता है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन में आपको आता है नक्सभूमिका, इंडाइजेशन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, आर्सेनिक, फूड पॉइजनिंग। एक फूड पॉइजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आर्सेनिक उसके अंदर में सबसे प्रोमिनेंट टोमैन पॉइजनिंग करके रूब्रिक्स है, फूड पॉइजनिंग के रूब्रिक्स है, लेकिन सभी दवाइयों में आपका आर्सेनिक का प्रोमिनेंट रोल है। वाटरी स्टूल और रेस्टलेसनेस के साथ में पोडोफाइलम प्रोफ्यूज होगा, काफी होगा, पेनलेस होगा, ऑफेंसिव होगा, डायरिया होगा। लेप्टोस्पिरोसिस, फॉस्फोरस, ब्लीडिंग टेंडेंसी, लीवर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मर्कसॉल, फर्स्ट माउथ अल्सर एंड येलो यूरिन आता है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, जो होता है इसमें यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू बूस्ट द immunity, maintain hygiene and sanitation to avoid infections, and boil drinking water to avoid the street food. स्किन को ड्राई रखिए, फंगल से बचिए, और प्रोफिलैक्टिक रेमेडी के रूप में हम लोग जैसा कि मान्यता है आर्सेनिक एल्बम का यूज किया जाता है। लेकिन आपको जीनस एपिडेमिकस निकालना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जीनस एपिडेमिकस को निकाले बिना आप हमेशा आर्सेनिक पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हर एक मौसम में कुछ ना कुछ अपनापन अनूठा लेकर के आता है, तो उसके जीनस एपिडेमिकस चेंज कर सकते हैं। हालांकि पिछले कई एक वर्षों से आर्सेनिक एल्बम काफी कॉमन रहा है, इसलिए यह समाज जो है सो भय के वातावरण से गुजरता है, इसलिए आर्सेनिक का प्रोमिनेंट रोल हो जाता है। कुछ केसेस मैं जिक्र करूंगा, 2-4 छोटे छोटे केस हैं, मैं जिस पर ज्यादा समय नहीं दूंगा केस पर। एक 14 साल का बच्चा है जिसको कि डेंगू हुआ था, और उसको इपोटोरियम सिम्टम्स मेडिसिन दिया गया, और इसको 30 पोटेंसी में दिया गया, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधारित, और 3 दिन के अंदर में बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के उसके जो है तो ये ठीक हो गया। दूसरा है 35 साल की औरत जिसको कि टाइफाइड था, और वह 5 दिन में ही केवल बैप्टीसिया देने के बाद में उसका कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मर्कसॉल के बाद में वह ठीक हो गया। तो एक और स्किन है फंगल स्किन इन्फेक्शन स्किन, जो स्टूडेंट में था, उसको ग्रेफाइटिस दिया गया और उसके बाद में सल्फर दिया गया, 3 सप्ताह में उसके ठीक हो गए। तो ये कुछ केस रिपोर्ट्स मैं इसलिए जिक्र किया हूँ कि ये केस रिपोर्ट्स हम लोगों को आपको कुछ गाइडेंस देगा, और आप सभी के पास में इस तरह के काफी केसेस होंगे, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं दूंगा। कंक्लूजन, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा, रेजी सीजन हमारे जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी भी है और विनाशकारी भी है, और होम्योपैथी के जेंटल, नॉन टॉक्सिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच से हम लोग इसके बचाव भी कर सकते हैं, बीमारी ठीक भी कर सकते हैं, लक्षणों को समझ करके, लाइफ स्टाइल को समझ करके, इंडिविजुअलिटी को जान करके हम लोग हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। मैंने कुछ रेफरेंसेस लिया है, जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं बोरिक मेट्रामेडिका, एलेंस इंसाइक्लोपीडिया, केंट का है, हैनिमन्स का ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जरूर पढ़ना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक इस पर एक पब्लिकेशन निकाला है प्रोटोकॉल, उसको आपको देखना चाहिए। WHO का मॉनसून डिजीज गाइडेंस भी आपको देखना चाहिए, और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय SP डे का मैंने कुछ देखा है, और होम्योपैथी फॉर इमर्जिंग एंड री एमर्जेंस डिजीज, एक CCRH के सिंपोजियम जो 2022 में हुआ था, उस पर आधारित होकर के हमने इसको जिक्र किया है। सो कहते हैं कि मैं इस शहर में पैदा हुआ था, मैंने अपने कविता के साथ में मैंने इस पहाड़ियों पर और रिवर्स में इससे मुझे वॉइस, और इसके बीच में रेन का आवाज और लाइक ए टिम्बर, वह ऐसा म्यूजिकल था जो कि मैं इसके डीप
अति में खो गया। A vexed sailor cursed the rain for which poor shepherds prayed in vain। है ना, कहते हैं जो सेलर होते हैं, नाविक होते हैं, समुद्र में जाते हैं, जब बारिश होता है तो वो कहते हैं कि कहाँ से ये परेशानी आ गया, और उसको उस पर स्रोत है। लेकिन एक खेतों में, किसानों में रहने वाला है, वो कहता है कि बारिश हो, है ना। तो दोनों का अलग अलग स्थिति है, अलग अलग समय है। तो बहुत ही आप सबों को धन्यवाद आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए, और मैं समय पर समाप्त कर रहा हूँ। रेन इज नेचर्स वे ऑफ एडिंग लाइफ सोल टू एडिंग लिटिल सोल टू लाइफ। जीवन में हम लोग को और भी थोड़ा सा आत्म संतोष देता है यह रेन का स्वागत करें, रेन को समझें, रेन को हम लोग रेन के साथ जीना सीखें, बरसात के साथ जीना सीखें। यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा अनुभूति होगा। इसके साथ में मैं अपना पीपीटी समाप्त करता हूं और मुझे इस सेशन को क्लोज करता हूं। तो थैंक यू तो सर। थैंक यू। थैंक यू सर, ये आपका बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही डिटेल्ड और एकदम जो अभी सीजन के लिए जो चाहिए, इनपुट चाहिए, वो उससे भरपूर था। इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सही बात है कि जो मेडिसिन है वो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ सेम मेडिसिन काम कम करती है। इसके लिए हम लोग को और अच्छे से डिटेल केस टेकिंग करना बहुत जरूरी है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो रेन है वो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका अगर हमारा ससेप्टेबिलिटी अगर इसको बर्दाश्त करने का नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो राम प्रवेश सर अपना हैंड रेज किए हुए हैं। सर आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए सर। आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। आप अनम्यूट कीजिए अपने को। यस सर, यस सर, सर अनम्यूट करिए। सर प्रणाम। हाँ हाँ, आवाज जा रही है ना सर? प्रणाम। यस सर। बधाई, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। एकदम वर्षा ऋतु का शानदार सेशन था और बहुत जानकारी प्राप्त हुआ कि प्राकृतिक का नियम से हानि और लाभ दोनों मिला। आजादे करके लाभ ही है। और हम लोग तो बाढ़ एरिया में रहते हैं, सुपौल जिला में यहाँ बाढ़ होता है। तो वर्षा ऋतु में हम प्रिवेंशन के तौर पर डायरिया के लिए, डिसेंट्री के लिए, जैसा बताया गया कि जो है कैंफर है, आर्सेनिक है, सब देते तो हैं। बहुत बहुत राम प्रवेश बढ़िया। जी, एक हाँ एक दिमाग में गाना आ रहा होगा, रिम झिम बरसे बादल। हाँ हाँ, तो, और है बहुत तो रिम झिम बरसे बादल के साथ में हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है। तो हाँ, श्रुति जी एक सर और बढ़ता मौसम के बदलाव में एक बहुत अच्छा उपयोगी होम्योपैथिक दवा है रोडोडेंड्रन। बिजली बिल्कुल, और बहुत सारी वर्षा के, दवाइयां हैं, बहुत सारी हाँ, दवाइयां हैं, आप लोग बहुत अच्छा है, कर हम सकते लोग हैं। उपयोग करते आज हैं इसमें। संक्षेप में हाँ जाओ। ठीक है, तो ठीक सर, बहुत थैंक बहुत यू राम प्रवेश जी। धन्यवाद। हाँ, इसके साथ में श्रुति जी आपके यस सर। हाँ, तो यू कैन जी सर, कंक्लूड। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को आईएफपीएच की तरफ से आज के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। खासकर डॉक्टर साहनी सर, जिनके जिनके ये वैल्यूबल इनपुट हमारे प्रैक्टिकल डेली रूटीन में काफी हेल्पफुल रहेंगे। साथ साथ ये बहुत ही डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड सेशन था जो इससे सभी लाभान्वित हुए। साथ साथ में आज के जो सभी ज्वाइनी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसी तरह आप आगे भी हमें अपने अपने नॉलेज से हमें लाभान्वित करते रहें सर। धन्यवाद सर। इसके साथ ही मैं धन्यवाद अपना श्रुति जी। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप काफी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। आपके बच्चे का परीक्षा चल रहा है, फिर भी आपने समय दिया। इसके लिए मैं हम लोग पूरा फोरम जो है सो आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। और थैंक इसके यू साथ सर। थैंक यू आ, सर। आपके आज का सेशन हम लोग अब बिंदु राज जी को देंगे, अंग्रेजी सेशन।